नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे ग्रेटर नोएडा के दादरी क्षेत्र में अवैध गैस रिफिलिंग के एक बड़े मामले का खुलासा करते हुए आपूर्ति विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने तुलसी विहार कॉलोनी स्थित नत्थू चौक पर छापेमारी कार्रवाई की। इस दौरान मौके से बड़ी संख्या में घरेलू गैस सिलेंडर और रिफिलिंग से संबंधित उपकरण बरामद किए गए। अधिकारियों के अनुसार यहां लंबे समय से गैर मानक सिलेंडरों में अवैध तरीके से गैस भरने का कारोबार संचालित किया जा रहा था, जिससे न केवल सरकारी एलपीजी आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित हो रही थी, बल्कि किसी भी समय बड़े हादसे की आशंका भी बनी हुई थी। कार्रवाई के दौरान भारत पेट्रोलियम, इंडेन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के भरे और खाली गैस सिलेंडर भी मौके से जब्त किए गए हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मशीन, रिफिलिंग नोजल, पाइप और अन्य उपकरण भी बरामद किए गए, जिनका उपयोग अवैध गैस भराई में किया जा रहा था। अधिकारियों के अनुसार आरोपी विनय कुमार इस अवैध गतिविधि के माध्यम से लंबे समय से अनुचित आर्थिक लाभ अर्जित कर रहा था। आपूर्ति विभाग की अधिकारी स्मृति गौतम ने बताया कि इस तरह की अवैध रिफिलिंग गतिविधियां अत्यंत खतरनाक होती हैं और इससे जनहानि की संभावना भी बनी रहती है, इसलिए ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। उधर कानपुर में सामने आए अवैध किडनी प्रत्यारोपण मामले में पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इस पूरे रैकेट से जुड़े नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। इसी क्रम में पुलिस ने आरोपी कुलदीप राघव को गिरफ्तार किया है, जो गाजियाबाद के एक निजी अस्पताल में प्रयोगशाला टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत था। बताया जा रहा है कि आरोपी काफ़ी समय से इस अवैध नेटवर्क से जुड़ा हुआ था और जैसे ही उसे पूरे मामले के उजागर होने की जानकारी मिली, उसने अस्पताल में छुट्टी का आवेदन देकर वहां से फरार होने का प्रयास किया। हालांकि पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। इस पूरे प्रकरण के सामने आने के बाद संबंधित निजी अस्पताल प्रबंधन ने गाजियाबाद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को पत्र भेजकर जानकारी दी कि आरोपी कुलदीप राघव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। अस्पताल प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि मामले की जांच में स्वास्थ्य विभाग और पुलिस को हर संभव सहयोग प्रदान किया जाएगा। पुलिस अब इस रैकेट से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी गहनता से जांच कर रही है और ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि इस अवैध किडनी प्रत्यारोपण नेटवर्क में और कौन कौन लोग शामिल थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की संयुक्त जाँच जारी है, जिससे आने वाले समय में और महत्वपूर्ण खुलासे होने की संभावना भी जताई गई है। तो अवैध किडनी प्रत्यारोपण का ये पूरा मामला है और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजीत हमारे साथ जुड़ गए। अजीत, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है इस पूरे मामले में, जिस तरीके से रैकेट से जो जुड़े हुए लोग से थे जिनको पुलिस ने पकड़ा है, उनसे पूछताछ भी की जा रही है और कोशिश यही है कि इस पूरे रैकेट का भांडाफोड़ यहाँ पर पुलिस कर पाए। जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, ये कानपुर, उत्तर प्रदेश के कानपुर में अवैध किडनी ट्रांसप्लांट जो है, इस मामले में जैसे जैसे पुलिस की तफ्तीश जो है वो आगे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे रोज एक नए खुलासे देखे जा रहे हैं। आपको बता दें कि इसमें पकड़े गए आरोपी कुलदीप राघव, जो कि गाजियाबाद से ही निजी एक अस्पताल में लैब टेक्नीशियन का काम किया, सातिर था। जैसे ही उसकी इस पूरे रैकेट का भांडाफोड़ होने का जो राज जब पता चला, तो अपने अस्पताल में छुट्टी का आवेदन देके वहां से वो मौके से ही फरार हो जाता है। हालांकि पुलिस ने आरोपी कुलदीप को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अस्पताल प्रबंधक के तरफ से जो गाजियाबाद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को एक लेटर भी भेजा गया है, जिसमें यह बताया गया है कि कुलदीप राघव को अस्पताल प्रबंधन द्वारा निलंबित कर दिया गया है। साथ ही अस्पताल ने इस बात का भी आश्वासन दिया है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा अगर जांच में कोई भी सहयोग चाहिए तो उसके लिए अस्पताल प्रबंधक हमेशा तैयार है। तो इस तरह की बातें की जा रही है। हालांकि गिरफ्तारी के बाद तो पुलिस भी इस मामले में पुलिस भी रोज एक नए नए खुलासे करते हुए दिखाई दे रही है, मगर इसमें और किस किस के तार जुड़े हुए हैं, ये एक जांच का विषय है। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है और इनके साथ किन किन और सदस्यों की इनके साथ काम करने की बात जो सामने निकल कर आ रही है, उनसे सभी चीजों की जांच, इनसे सारी बातों को लेकर पुलिस जो है वो अब अपनी जांच कर रही है। बिल्कुल। और अजीत, जिस तरीके का ये रैकेट माना जा रहा है कि काफ़ी लंबे समय से संचालित था और जिस तरीके से ये पूरा रैकेट चलाया जा रहा था, जिस तरीके से इसे ऑर्गेनाइज किया गया था, वो भी अपने आप में अभी सवाल बना हुआ है और उसी को लेकर पुलिस गहनता से जांच पड़ताल करती हुई भी नज़र आ रही है। निजी अस्पताल का टेक्नीशियन इस रैकेट से जुड़ा हुआ पाया गया है, तो ये भी माना जा सकता है कि और भी कई लोगों की संलिप्तता इस पूरे रैकेट से होगी। देखिए, ये एक महत्वपूर्ण विषय है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से ये
इससे पहले कितने जो किडनी ट्रांसप्लांट कर चुके हैं, कितनी जानकारी इनके पास अभी इनसे जानकारी जो ऐसी भी चीज है कि कई जानकारी इनसे अभी लेनी बाकी है। पुलिस जो है पूरी तफ्तीश अपनी जो है वो लगातार इन पर दबाव डालकर उनसे ले रही है। और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि इसमें कितनी कड़ियां जुड़ती है वो एक बड़ी बात है। इस तरीके से जो किडनी ट्रांसप्लांट का जो मामला है, जिस तरीके से इसका पर्दाफाश हुआ है, अब जो गिरफ्तारी है वो लगातार नए नए रोज खुलासे किए जा रहे हैं। इसी को देखते हुए फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है उसमें पुलिस जो है वो गहनता से जांच कर रही है, कड़ी जोड़ रही है, और इसमें कौन कौन और शामिल हो सकते हैं उनकी भी जांच की जा रही है। तो कहीं ना कहीं अब पुलिस की जवाबदेही है और पुलिस किस तरीके से इस मामले को सोल्व करती है और कौन कौन लोग इसमें शामिल है, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल अजीत, ये देखने वाली बात होगी कि पुलिस किस तरीके से अब इस गुत्थी को सुलझाती है और कैसे आगे की कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिलती है। लेकिन फिलहाल ये एक बड़ा मामला निकलकर सामने आया है। और बात करें इस निजी अस्पताल की जिसका टेक्नीशियन इस रैकेट से जुड़ा हुआ पाया गया है, उस अस्पताल के प्रबंधन का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में? क्या और भी किसी तरह का कोई खुलासा यहाँ पर हुआ है या किसी तरह का कोई सुराग पुलिस के हाथ लगा है? देखिए, उनका साफ तौर पे यही कहना था कि जिस तरीके से मामला उजागर होने के बाद जो प्रकरण उन अस्पताल प्रबंधक के पास आया है, फिलहाल अस्पताल के जो अधिकारी हैं उन्होंने साफ तौर पे ये कह दिया है कि जो भी जांच की प्रक्रिया हो रही है उसमें सभी तरीके की सहयोग के लिए हम यहाँ सक्षम है, और जिस तरीके से भी सहयोग के लिए कोऑपरेट करने के लिए कहा जाएगा, जहां भी हमारी जरूरत पड़ेगी हम वहां पर अवेलेबल होंगे और पूरा पुलिस का सहयोग करेंगे जिससे कि इसके पूरे जो तार हैं वो खोले जा सके। चलिए अजीत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो अस्पताल प्रबंधन ने आरोपी को निलंबित कर दिया है। रैकेट से जुड़े अन्य लोगों की भी जांच पड़ताल की जा रही है। तो अवैध किडनी प्रत्यारोपण मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। मुजफ्फरनगर में वर्ष 2019 में अधिवक्ता समीर सैफी के अपहरण और हत्या के चर्चित मामले में एडीजे कोर्ट नंबर 3 ने बड़ा फैसला सुनाते हुए 3 दोषियों शिलोंग अलवी, सोनू उर्फ रिजवान और शालू उर्फ अरबाज को फांसी की सज़ा सुनाई है, जबकि चौथे आरोपी दिनेश को साक्ष्य मिटाने के आरोप में कठोर कारावास की सज़ा दी गई है। इसके साथ ही न्यायालय ने मुख्य दोषियों पर आर्थिक दंड भी लगाया है और सज़ा सुनाए जाने के बाद सभी आरोपियों को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। ये मामला 16 अक्टूबर 2019 का है, जब अधिवक्ता समीर सैफी के पिता मोहम्मद अजहर ने नगर कोतवाली में बेटे के अपहरण की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस जांच में सामने आया कि पैसों के लेन देन को लेकर विवाद के चलते आरोपियों ने पहले समीर सैफी को बुलाकर उनका अपहरण किया और फिर रस्सी से गला दबाकर हत्या कर दी। बाद में शव को सीकरी गाँव के एक खेत में दबाकर साक्ष्य मिटाने का प्रयास किया गया था। लंबी सुनवाई और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने इस मामले को गंभीर अपराध मानते हुए ये कड़ा फैसला सुनाया। एक समीर सैफी एडवोकेट थे, उनका मर्डर हो गया था 2019 में। उस मुकदमे में आज ये फाइनल जजमेंट आया है। समीर सैफी 2019 से पहले मुर्गी दाने का व्यापार करते थे। 2019 में वो एडवोकेट रजिस्टर्ड हुए और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का मेंबरशिप लेने के बाद उनको वहाँ चैम्बर अलॉट हुआ। 15 अक्टूबर 2019 को उन्होंने अपने चैम्बर का उद्घाटन किया और शाम को जब वो कचहरी से घर गए, उसके बाद घर से वो अचानक शाम को गायब हो गए। उनके पिता मोहम्मद अजहर ने उसी दिन कोतवाली थाना में उनकी गुमशुदगी दर्ज कराई, लेकिन 3-4 दिन तक कुछ पता नहीं चल पाया। फिर पुलिस ने 19 तारीख की रात में उनके जो साथी थे शिंगोल अलवी, जो उनके पार्टनर रहे थे उनके व्यापार में, उनको और उनके साथियों को बुलाया, उनसे पूछताछ की, तो तब कुछ घटनाक्रम का पता चला और ये बात जानकारी में आई कि उन्होंने व्यापारिक मामलों में कुछ लेन देन के सिलसिले में समीर सैफी को गला घोंटकर मार दिया है। वहीं लोनी क्षेत्र में गैस सिलेंडर चोरी की लगातार बढ़ती घटनाओं ने स्थानीय सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ताज़ा मामला चिरौड़ी बंचला रोड स्थित प्रधान एचपी गैस सर्विस के गोदाम का है, जहां बीती रात अज्ञात चोरों ने दीवार तोड़कर अंदर प्रवेश किया और 14 घरेलू गैस सिलेंडर चोरी कर फरार हो गए।
इससे पहले भी इसी गोदाम को निशाना बनाते हुए चोर एक ही रात में 12 सिलेंडर चोरी कर चुके हैं। लगातार हो रही इन घटनाओं से अब तक कुल 26 सिलेंडर चोरी हो चुके हैं, जिससे एजेंसी को लगभग 90,000 रुपये का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। गोदाम के मैनेजर अनुराग प्रधान ने बताया कि ये गैस गोदाम पिछले 8 से 10 वर्षों से सर्वाई दिखाई दी है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि पुलिस की निष्क्रियता के कारण चोरों के हौसले बुलंद है और एजेंसी को लगातार नुकसान झेलना पड़ रहा है। हालांकि एजेंसी की ओर से उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर की आपूर्ति सामान्य रूप से जारी रखी जा रही है, लेकिन लगातार हो रही चोरी की घटनाओं के चलते गोदाम की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। वहीं मामले में प्रार्थी पुनीत कुमार निवासी चितैड़ी लोनी ने भी पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए जल्द से जल्द मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर शीघ्र प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई तो वो उच्च अधिकारियों से शिकायत करने को मजबूर होंगे। स्थानीय लोगों का भी कहना है कि क्षेत्र में बढ़ती चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस को सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है, ताकि इस तरह की वारदातों पर रोक लगाई जा सके। वहीं नोएडा प्राधिकरण की 222वीं बोर्ड बैठक अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त दीपक कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें वित्तीय वर्ष 2026 और 2027 के लिए 10,290.76 करोड़ रुपए की आय और 10,004.58 करोड़ रुपए के व्यय का बजट पास किया गया। बैठक में वर्षों से रुकी परियोजनाओं को लेकर बड़ी राहत देते हुए 57 में से 36 प्रोजेक्ट्स को नीति का लाभ दिया गया और अब तक 4,364 फ्लैट्स बायर्स की रजिस्ट्री पूरी की जा चुकी है। इसके अलावा आवासीय और औद्योगिक भूखंडों में मिक्स्ड यूज की अनुमति, 12 वर्ष से लंबित निर्माण कार्यों के लिए 3 महीने का अंतिम समय विस्तार और पानी के बकाया बिलों पर एमनेस्टी स्कीम लागू करने जैसे महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। साथ ही शहर की सुरक्षा और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए अग्निशमन विभाग के उपकरणों हेतु 154.42 करोड़ रुपए और सेक्टर 95 स्थित दलित प्रेरणा स्थल की मरम्मत कार्य के लिए 107.77 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए, जिससे शहर के विकास को गति मिलने की उम्मीद है। तो 4,364 फ्लैट बायर्स को दे जा चुके हैं मिक्स्ड यूज और 3 महीने का अंतिम फैसला यहाँ पर लिया गया है। फायर उपकरण व दलित प्रेरणा स्थल को बजट मंजूर कर दिया गया है। नोएडा प्राधिकरण ने 10,000 करोड़ से बड़ा बजट पास किया है। तो 4,364 फ्लैट बायर्स की रजिस्ट्री पूरी कर ली गई है। मिक्स्ड यूज और 3 माह का अंतिम मौका यहाँ पर दिया गया है। वहीं गाजियाबाद में एक बार फिर मौसम ने अचानक से करवट ले ली है, जिससे पूरे क्षेत्र का मौसम सुहावना हो गया। सुबह से ही आसमान में घने बादल छाए रहे और कई इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की बूंदाबांदी दर्ज की गई। तेज़ और ठंडी हवाओं के चलते तापमान में उल्लेखनीय गिरावट आई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली और वातावरण में ठंडक महसूस की गई। हालांकि मौसम के इस बदलाव का असर किसानों पर नकारात्मक पड़ता दिखाई दे रहा है। लगातार हो रही बूंदाबांदी और तेज़ हवाओं के कारण वहीं गाजियाबाद कमिश्नरेट की स्वाट टीम, अपराध शाखा और मोदीनगर थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 25,000 रुपए की इनामी वांछित बदमाश जलवीर उर्फ जल्लू को मुठभेड़ के दौरान घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उसके साथी जतिन शर्मा को भी कॉम्बिंग के दौरान दबोच लिया गया। पुलिस के अनुसार जलवीर थाना मोदीनगर और निवाड़ी क्षेत्र के मामलों में वांछित चल रहा था और उस पर डीसीपी ग्रामीण जोन की ओर से 25,000 रुपये का इनाम घोषित था। पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी अपने साथी के साथ ग्रे रंग की ऑल्टो कार से दौसा बंजारपुर की ओर जा रहा है, जिसके बाद और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मौके से अवैध 32 बोर पिस्टल, कारतूस, मोबाइल फ़ोन और ऑल्टो कार बरामद की गई है। पूछताछ में आरोपी ने हिस्ट्री शीटर राहुल कालू पर हाल ही में हुई फायरिंग की घटना में भी शामिल होने की बात स्वीकार कर ली है। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर उनके अन्य साथियों की तलाश में जुटी हुई है। आज दिनांक 7/4/2026 को पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद के मोदीनगर थाना क्षेत्र में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि दिनांक 2/4/2026 को राहुल उर्फ कालू, जो कि हमारे थाना क्षेत्र का एक हिस्ट्री शीटर है, उसको गोली मारी गई थी। उससे संबंधित अभियुक्त थाना क्षेत्र में घूम रहे हैं। इस सूचना पर थाना मोदीनगर पुलिस तथा स्वाट टीम के द्वारा एक संयुक्त चेकिंग की जा रही थी, जिसमें मोदीनगर भोजपुर रोड पर एक 4 पहिया वाहन आता हुआ दिखाई दिया, जिसको रोकने का प्रयास किया गया तो उसने बाईं तरफ मुड़कर भागने का प्रयास किया, जिससे उसकी गाड़ी एक खंभे से टकरा गई। उसमें से पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस द्वारा आत्मरक्षात्मक फायरिंग में एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी। पुलिस द्वारा उस व्यक्ति को तत्काल दबोच लिया गया तथा दूसरा व्यक्ति जो भाग रहा था उसको भी तत्काल दबोच लिया गया। वहीं गाजियाबाद के इंद्रापुरम थाना क्षेत्र स्थित जयपुरिया सनराइज सोसाइटी में 18 वर्षीय युवती संध्या की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से इलाके में सनसनी फैल गई है। परिजनों के अनुसार कारण सभी से मिलजुल कर रहती थी। घटना के दिन वो अपने पिता सुखदेव सिंह के साथ सोसाइटी आई थी,
जहां उसके पिता बेसमेंट में गाड़ियों की सफाई का काम करने चले गए थे। कुछ देर बाद सूचना मिली कि संध्या सी ब्लॉक टावर के नीचे गंभीर अवस्था में पड़ी हुई है, जहां मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मृतका के पिता ने बेटी की मौत को संदिग्ध बताते हुए दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई है और पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। फॉरेंसिक टीम को बुलाकर साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और सोसाइटी में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य तकनीकी जांच के आधार पर मामले की हर एंगल से पड़ताल कर रही है। सुनते ही बेसमेंट 1 से हम ऊपर को आके देख रहे हैं, एक लड़की जो है हल्का सा नाक से खून आया हुआ है और वो लेटी पड़ी हुई है। देखा तो हम लोग वो मरी घोषित किए गए। उसमें देखा उसके एक तरफ के कपड़े फटे हुए थे और पैंट भी उसका नीचे उतरा हुआ था। उसके ऊपर फिर आके गमछा डाला गया है और अचानक से सब लोग खबर की गई सोसाइटी के, और फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस को सूचित किया गया और सोसाइटी के सभी मैनेजर और सभी सिक्योरिटी गार्ड जो है सब लोग मिलके वहाँ पे बातचीत करने की कोशिश किया पहचानने की। तो बाद में पता लगा कि ये तो विनोद भाई की बेटी है, जो हमारे सब लोग धोबी समाज के हैं और कनावनी गांव में पूरे परिवार के साथ में रहते हैं वो लोग। और अचानक से खबर मिलते ही उनके घर पे जो है परिवार हरदोई जिला का रहने वाला है और सब लोग जो है यहीं पे भी मौजूद हैं। तो हम लोग जो है पुलिस जांच के लिए गुहार लगा रहे हैं और सोसाइटी के सभी लोगों से कहना है कि सीसीटीवी की जांच अवश्य कराई जाए और अच्छे से जांच कराई जाए। वहीं मुजफ्फरनगर के खतौली कोतवाली क्षेत्र में पुलिस ने मिशन शक्ति अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए शादी तोड़वाने की साजिश रचने वाले 2 मंचलों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोप है कि दोनों युवकों ने एक युवती के होने वाले दूल्हे को इंस्टाग्राम पर अश्लील और भ्रामक संदेश भेजकर उसका रिश्ता तोड़वाने की कोशिश की थी। इतना ही नहीं, आरोपियों ने संदेशों के माध्यम से युवती को जान से मारने की धमकी भी दी थी, जिससे परिवार में दहशत का माहौल बन गया था। मामले की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए जाँच शुरू की और आरोपियों की पहचान नितेश और सुमित के रूप में करते हुए दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया। पुलिस ने उनके खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66D साथ ही भारतीय न्याय संहिता की धारा 351(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों की भूमिका संदिग्ध पाए जाने पर उन्हें न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े मामलों में सख्त कार्रवाई की जा रही है और सोशल मीडिया के माध्यम से किसी भी प्रकार की धमकी, अभद्र टिप्पणी या उत्पीड़न करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में पुलिस की तत्परता को लेकर सकारात्मक संदेश गया है और लोगों से भी ऐसी घटनाओं की तुरंत सूचना पुलिस को देने की अपील की गई है। वहीं गाजियाबाद के घोड़ा थाना क्षेत्र में एक युवती के साथ कथित रूप से नाम बदलकर संबंध बनाने और शोषण करने का मामला सामने आने के बाद इलाके में चर्चाओं का माहौल गर्म है। पीड़ित युवती का आरोप है कि एक युवक ने अपनी पहचान छिपाकर उसे प्रेम जाल में फंसाया और लंबे समय तक उसका भरोसा जीतकर उसका शोषण करता रहा। युवती के अनुसार बाद में उसे जानकारी मिली कि आरोपी पहले से ही अपने समुदाय की एक युवती से शादी कर अलग से परिवार बसा चुका है, जिसके बाद उसने इसका विरोध किया। पीड़िता का आरोप है कि विरोध करने पर आरोपी युवक उसके घर पहुंच गया और वहां मारपीट की घटना को अंजाम दिया, जिससे परिवार में दहशत का माहौल बन गया। मामले की सूचना मिलने के बाद खौड़ा पुलिस ने शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ NCR और मामला दर्ज कर उसे हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। हालांकि पीड़ित पक्ष का आरोप है कि मामले में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज नहीं किया गया और कार्रवाई अपेक्षा के अनुरूप नहीं हुई। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और उपलब्ध तथ्यों व साक्ष्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं स्थानीय स्तर पर घटना को लेकर लोगों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है और मामले में निष्पक्ष जाँच की मांग उठाई जा रही है। वहीं मुजफ्फरनगर के भोपा थाना क्षेत्र के छचरौली गांव में बेखौफ बाइक सवार दबंग युवकों की तरफ से महिलाओं और लड़कियों से छेड़छाड़ साथ ही मारपीट का मामला सामने आने के बाद इलाके में आक्रोश का माहौल है। बताया जा रहा है कि शादी समारोह से लौट रही महिलाओं, बच्चियों और नाबालिग लड़कियों के साथ रास्ते में बाइक सवार युवकों ने पहले अभद्र व्यवहार और छेड़छाड़ की। जब महिलाओं ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई और कई महिलाएं, बच्चे और नाबालिग लड़कियां घायल हो गईं। घटना का पूरा घटनाक्रम पास में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो करीब 2 दिन पुराना है, जिसके सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी बढ़ गई है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि इस तरह की घटनाओं से क्षेत्र में भय का माहौल बन गया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मामले की जाँच में जुट गई और CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है।
वहीं गाजियाबाद में NH9 पर सोमवार तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसे में ट्रैक्टर ट्रॉली चालक की मौत हो गई, जबकि रोडवेज बस चालक समेत 8 लोग घायल हो गए। यह हादसा क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र के पास बहरामपुर के सामने उस समय हुआ जब सरियों से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली के पीछे चल रही रोडवेज बस अचानक उससे टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गई और उसका चालक उछलकर सर्विस रोड पर जा गिरा, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे में मृतक चालक की पहचान मूल रूप से अमेठी निवासी 30 वर्षीय अजय यादव के रूप में हुई है, जो फिलहाल लालकुआं में अपने रिश्तेदार के साथ रह रहा था। दुर्घटना में रोडवेज बस चालक समेत 8 अन्य टेप नहीं लगा था और चालक की अचानक ब्रेक लगाने से बस पीछे से टकरा गई। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि बस चालक को नींद की झपकी आने की भी संभावना हो सकती है। हालांकि परिवहन निगम के अधिकारियों ने चालक को ड्यूटी के लिए फिट बताया है। हादसे के बाद कुछ समय तक NH9 पर यातायात प्रभावित रहा और सड़क पर जाम की स्थिति बन गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भिजवाने के साथ साथ क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाकर यातायात सामान्य करवाया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है ताकि हादसे के सटीक कारणों का पता लगाया जा सके। वहीं गाजियाबाद के टीला मोड़ थाना क्षेत्र में देर रात उस समय अफरा तफरी मच गई जब लोनी भोपरा रोड पर तिथि हॉस्पिटल के सामने भूसे से भरे एक ट्रैक्टर में अचानक आग लग गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रैक्टर में भरा भूसा देखते ही देखते आग की तेज लपटों में घिर गया, जिससे आसपास के लोगों में दहशत फैल गई और मौके पर बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए। घटना हो गया। स्थानीय लोगों ने इस घटना के पीछे बिजली विभाग की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है। उनका आरोप है कि कुछ दिन पहले सड़क किनारे लगा एक बिजली का खंभा क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके चलते बिजली के तार काफ़ी नीचे लटक रहे थे। इस संबंध में विभाग को शिकायत भी दी गई थी, लेकिन समय रहते कोई कार्रवाई नहीं की गई। बताया जा रहा है कि ओवरलोड भूसे से भरा ट्रैक्टर जब इन लटके हुए तारों के संपर्क में आया तो चिंगारी निकलने से उसमें आग लग गई और देखते ही देखते पूरा ट्रैक्टर आग की चपेट में आ गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग से जल्द ही क्षतिग्रस्त खंभों और लटकते तारों को ठीक करने की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। वहीं ग्रेटर नोएडा में पुलिस कमिश्नर के निर्देशन में चलाए जा रहे सघन चेकिंग अभियान के दौरान एक बार फिर पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। देर रात दनकौर थाना क्षेत्र के खजूर वाले बाबा अंडरपास के पास चेकिंग के दौरान बाइक सवार संदिग्ध युवक को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन वो पुलिस को देखकर भागने लगा। पीछा किए जाने पर आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी आत्मरक्षा में कार्रवाई की। इस दौरान बदमाश के पैर में गोली लग गई और वो घायल होकर मौके पर ही गिर पड़ा, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। घायल बदमाश की पहचान मूल रूप से गौतम बुद्ध नगर निवासी 23 वर्षीय कायदे आजम के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके कब्जे से एक अवैध तमंचा और मोटरसाइकिल बरामद की है। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी ने हाल ही में आपसी विवाद के चलते एक व्यक्ति को गोली मारकर हत्या का प्रयास किया था और उसी मामले में फरार चल रहा था। पुलिस ने घायल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार आरोपी के आपराधिक इतिहास की भी जांच की जा रही है और उसके अन्य साथियों की तलाश के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। इस कार्रवाई को क्षेत्र में अपराध नियंत्रण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है और पुलिस का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ आगे भी इस तरह की सख्त अभियान जारी रहेगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।